अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तात्या टोपे के साथ जंग और उनकी मौत के तकरीबन 4 साल बाद भी अंग्रेज़ों को यकीन नहीं आया था कि तात्या टोपे की मौत वाक़या हो चुकी है। तात्या टोपे सन 1857 की जंग के अहम रहनुमा थे और बरतानवी अफवाज के लिए दर्द-ए-सर बन चुके थे। तात्या टोपे की मौत के बारे में इस तरह की दास्तानें उस दौर में ज़रूर मरूफ रही होंगी, क्योंकि चंद लोगों का ख्याल था कि तात्या टोपे को कभी भी और कोई भी मार नहीं सकता। आज शायद इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं है, लेकिन बरतानवी मेजर जनरल के ख़त से ये बात ज़ाहिर है कि तात्या टोपे बरतानवी सल्तनत के लिए एक बड़ा मसला बन चुके थे। सन 1857 की जंग आज़ादी को आज तकरीबन 165 साल पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन तात्या टोपे की मौत के बारे में अब भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं और इसी वजह से उनकी मौत के बारे में आज भी लोगों में काफ़ी दिलचस्पी और तजस्सुस पाया जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि सन 1857 में बरतानवी हुक्मरानों की मुखालफत का जो अमल शुरू हुआ था, उसी के बायस लगभग 90 साल बाद यानी सन 1947 में इंडिया को आज़ादी नसीब हुई थी। ताहम सन 1857 से 1858 में इंडिया में जो कुछ हुआ उसके मुख्तलिफ पहलुओं का तज्जिया किया जाता रहा है। चंद लोगों का ख्याल है कि ये आज़ादी की लड़ाई थी, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि जागीरदारों की अपने अपने मफादात की जंग थी। क्या वो गैर मुल्की हुक्मरानी से आज़ाद होना चाहते थे? बहुत सारे इंडियन और गैर मुल्की मुसन्निफीन ने इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश की है। तात्या टोपे का असल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। महाराष्ट्र का ज़िला युला इनका आबाई गांव था। उनके वालिद पांडुरंग एक पढ़े लिखे शख्स थे जिन्हें हिंदू मजहबी कुतब जुबानी याद थी। इसी वजह से बाजीराव दोइम ने इन्हें पुणे बुलाया। जब बाजीराव दोइम पुणे छोड़कर शुमाली इंडिया के शहर कानपुर के इलाके बैतूर आए तो पुणे से बहुत से खानदान भी उनके साथ वहां पहुंच गए। इनमें पांडुरंग खानदान में शामिल था। पांडुरंग अपनी बीवी और बच्चों रामचंद्र और गंगाधर के साथ बैतूर आए थे। बैतूर में तात्या टोपे का नाना साहब और मोरोपन तंबे के साथ राब्ता हुआ। इसके बाद वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी राब्ते में आए। तात्या टोपे इन सब से उम्र में बड़े थे। सन 1857 में नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, औध के नवाब और मुग़ल हुक्मरानों ने बंदेलखंड में बरतानवी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत का आगाज़ किया। उसका असर जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों तक भी पहुंचा। बहुत से बरतानवी और इंडियन मौरखीन का ख्याल है कि ग्वालियर के शिंदे हुक्मरान इस बगावत में शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ इंडियन मौरखीन के मुताबिक ग्वालियर के हुक्मरान भी इस बगावत में शामिल हो गए थे। बाजा भाई शिंदे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बगावत की तैयारी की थी। बहुत से हुक्मरान जंग में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तात्या टोपे पेशवा की खिदमत में थे। उन्हें फौजी क़यादत का कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिशों की वजह से ये भी हासिल कर लिया। सन 1857 के बाद वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक मुसलसल जंग में मसरूफ़ रहे। तात्या टोपे की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले और तात्या टोपे के ऑपरेशन रेड लॉर्ड्स के मुसन्निफ पराग टोपे के मुताबिक इस बगावत की सोच के बानी बाजा भाई शिंदे थे। तात्या टोपे को बहुत सारे किरदारों में रखा जा सकता है। वो नाना साहब के दोस्त, दीवान, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जैसे ओहदों पर फाइज रहे थे। सन 1857 के जंग आज़ादी के इब्तदाई दिनों में तात्या टोपे का मंसूबा काफ़ी हद तक कामयाब रहा। दिल्ली में 1857 के बाद लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जैसी सल्तनतें आज़ाद हुईं। तहम बाद में झांसी की रानी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दिल्ली, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, फैज़ाबाद और गोंडा जैसे इलाकों को भी अंग्रेज़ों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवा लिया गया था। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि तात्या टोपे ने नाना साहब की फ़ौज को पूरी तरह संभाल लिया था। उसमें फ़ौजियों की तकरीरी, इनकी तनख्वाहें, इंतज़ामिया और उनके मंसूबों की देखभाल सभी तात्या टोपे कर रहे थे। तात्या टोपे को बरवक्त और बड़े फैसले करने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता था और इसी वजह से उन्हें इस माशरे में इंतहाई इज़्ज़त का मुकाम हासिल था। जब बरतानी फ़ौज ने झांसी पर कब्जा किया तो उन्होंने झांसी को चारों तरफ से घेरे में लिया। ऐसी सूरत हाल में झांसी को बचाना ज़रूरी था और पेशवाओं ने ये अहम जिम्मेदारी तात्या टोपे को सौंपी। तात्या की ज़िंदगी का ये एक अहम वाक़या था। कानपुर के करीब कालपी से तात्या टोपे अपनी फ़ौज के साथ तेज़ी से झांसी की तरफ बढ़े। विष्णु भट्ट गोड से अपने सफ़रनामा सांझा प्रवास में लिखा है कि इस जंग में तात्या टोपे की फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन तात्या ये जंग नहीं जीत सके। उनके हथियारों को भी अंग्रेज़ों ने कब्ज़े में ले लिया था, लेकिन उस जंग से झांसी के लोग बहुत जोश में आ गए थे। जब पेशवा झांसी पर कब्जा करने में नाकाम रहे तो रानी लक्ष्मीबाई के पास झांसी छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो बरतानी फ़ौज को चकमा देते हुए कालपी की जानिब बढ़े। झांसी की रानी और तात्या टोपे की भी कालपी में बरतानवी फ़ौजियों के साथ झड़प हुई, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद उनकी फ़ौज ग्वालियर की तरफ बढ़ी। जब ग्वालियर की फ़ौज को शिकस्त हुई तो ग्वालियर के राजा ने धौलापुर के रास्ते आगरा में पनाह ली। ग्वालियर की सारी शाही जायदाद पर कब्जा करने के बाद तात्या ने फ़ौजियों को तनख्वाहों की अदायगी की और फिर अंग्रेज़ों से ग्वालियर को बचाने का काम शुरू किया। जब बरतानी फ़ौजियों का मालूम हुआ कि पेशवा झांसी की रानी
اور تاتیا ٹوپے گوالیار میں ہیں تب وہ گوالیار کی طرف بڑھے۔ 17 جون 1858 کو برطانوی فوج گوالیار کے قریب پہنچی۔ یہاں جھانسی کی رانی لکشمی بائی نے انگریزوں سے براہ راست جنگ لڑی اور ہلاک ہو گئیں۔ رانی لکشمی بائی کی موت کے خبر کے بعد میدان جنگ کا منظر بدل گیا۔ گوالیار پر پیشوا کی جیت چند لمحوں کی ثابت ہوئی۔ نانا صاحب کے بھتیجے راؤ صاحب، تاتیا ٹوپے اور باندہ کے نواب علی بہادر صاحب گوالیار سے لاپتہ ہو گئے۔ اس سے قبل 10 جون کو برطانوی فوج نے رانی لکشمی بائی اور علی بہادر کی گرفتاری پر 10,000 روپے کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ رانی لکشمی بائی کی موت کے بعد تاتیا ٹوپے اور راؤ صاحب کو پکڑنے پر 10,000 روپے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ راؤ صاحب نے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، لیکن برطانوی حکام نے انگریزوں کے خلاف سازش میں ملوث ہونے کی صورت میں انہیں کسی بھی طرح کی رعایت دینے سے انکار کر دیا۔ ایسی صورتحال میں انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ علی بہادر نے انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں پینشن دے کر اندور بھیج دیا گیا، لیکن تاتیا ٹوپے اور راؤ صاحب نے جدوجہد جاری رکھی۔ گوالیار سے رخصت ہونے کے بعد تاتیا ٹوپے ہوشیاری سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلے راجپوتانہ گئے، پھر مالوا اور پھر مختصر وقت کے لیے گجرات میں بھی رہے۔ گوالیار سے نکلتے ہی وہ متھرا گئے اور راجستھان پہنچے، پھر مغرب اور وہاں سے جنوب کی سمت گئے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے سفر کی سمت تبدیل کر رہے تھے۔ تاتیا ٹوپے اور راؤ صاحب اس دوران قبائلی عوام کے درمیان بھی رہے تھے اور یہ کوششیں بھی کرتے رہے کہ انگریزوں کے خلاف مہم بند نہ ہو۔ پرتھیبا رانڈے نے اپنی کتاب جھانسی کی رانی لکشمی بائی میں راؤ صاحب اور تاتیا ٹوپے کے آخری ایام کا تذکرہ کیا ہے۔ راؤ صاحب جب جموں کے قریب تھے تو بھیم راؤ نامی ایک شخص نے انگریزوں کو اطلاع دی اور وہ گرفتار ہو گئے۔ کانپور میں ان پر مقدمہ چلایا گیا مگر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ پھر بھی 20 اگست 1862 کو انہیں بطور میں پیشوا کے محل کے سامنے پھانسی دے دی گئی۔ اس وقت تاتیا ٹوپے گوالیار کے قریب شے پوری جنگل میں تھے۔ تب ان کی ملاقات نرور کے راجا مان سنگھ سے ہوئی۔ مان سنگھ نے انگریزوں کو ان کے بارے میں اطلاع دے دی۔ تاتیا ٹوپے کو شے پوری لایا گیا اور 10 دن کے بعد 18 اپریل کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ پرتھیبا رانڈے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس پتھر پر تاتیا ٹوپے کو پھانسی دی گئی تھی وہاں انگریزوں نے لکھوایا تھا، یہاں 18 اپریل 1859 کو بدنام زمانہ تاتیا ٹوپے کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا۔ لیکن برطانوی افسر اوٹرم سمیت بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جس شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا وہ تاتیا ٹوپے نہیں تھے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس شخص کو پھانسی پر لٹکایا گیا ہے وہ بروڈا کا بھاؤ تمبے نامی شخص تھا۔ دراصل تاتیا ٹوپے ہونے کے شک میں بہت سارے لوگوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔